वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, एनाटॉमी। आखिर ये है क्या? स्रोत बताते हैं कि ये मानव शरीर की संरचना, मतलब उसके ढांचे का विज्ञान है। कौन सा अंग कहाँ है, कैसा दिखता है, किससे जुड़ा है, ये सब एनाटॉमी है। और फिजियोलॉजी वो इसके साथ ही चलती है। ये स्टडी करती है कि शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो अपना अपना काम कैसे करते हैं। अगर एनाटॉमी पूछती है क्या है, तो फिजियोलॉजी पूछती है कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए एनाटॉमी बताएगी कि दिल की बनावट ऐसी है, उसमें 4 चेम्बर हैं। अच्छा। तो फिजियोलॉजी बताएगी कि दिल खून को पंप कैसे करता है या उसकी धड़कन कैसे कंट्रोल होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि संरचना और कार्य को अलग अलग लेकिन साथ साथ समझा जाता है। और जैसा आपने कहा, इनका इतिहास भी काफी पुराना है। स्रोतों में कुछ बड़े नाम भी दिए गए हैं, जैसे हिपोक्रेट्स, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहते हैं। उन्होंने बीमारियों को समझने का एक तर्कसंगत तरीका दिया। फिर हेरोफिलस, जिन्हें एनाटॉमी का संस्थापक माना जाता है, कहते हैं उन्होंने सबसे पहले मानव शरीर का व्यवस्थित डाइसेक्शन किया था। बिल्कुल। और फिर एंड्रियास वेसेलियस का नाम आता है, जिन्हें आधुनिक एनाटॉमी का जनक कहा जाता है। उन्होंने खुद डाइसेक्शंस किए और उस समय की जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनको चुनौती दी और बहुत सटीक चित्र बनवाए। और क्लॉड बर्नार्ड, जिन्हें फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है, उन्होंने शरीर के आंतरिक वातावरण, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट की स्थिरता के महत्व को समझाया। तो ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि आज जो हम जानते हैं वो सदियों की मेहनत, अवलोकन और कभी-कभी पुरानी धारणाओं को तोड़ने से ही बना है। सही कहा। अच्छा, अब एनाटॉमी पर वापस आते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके अंदर कई अलग अलग शाखाएं हैं। लगता है शरीर की संरचना को कई पहलुओं से देखा जा सकता है। क्या आप कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में बता सकती हैं, जिससे हमें अंदाजा लगे कि ये कितनी विविध है? हाँ बिल्कुल, देखिए पूरी लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य प्रकारों को समझने से इसकी विविधता का पता चल जाएगा। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला तो ये कि हम किस लेवल पे देख रहे हैं, मतलब कितना जूम इन या जूम आउट करके देख रहे हैं। अच्छा, पैमाने के हिसाब से। हाँ, तो एक है ग्रॉस एनाटॉमी। इसमें उन संरचनाओं का अध्ययन होता है जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के, यानी अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे अंग है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं। इसको भी आगे 2 तरीकों से पढ़ते हैं, रीजनल यानी क्षेत्रीय, या सिस्टेमिक यानी प्रणालीगत। रीजनल में हम शरीर का एक हिस्सा लेते हैं, जैसे हाथ या पैर, और उसकी सारी संरचनाएं एक साथ पढ़ते हैं। और सिस्टेमिक में हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसे पाचन तंत्र, और उसकी संरचनाओं को पूरे शरीर में पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुआ जो आंखों से दिखता है। हाँ, फिर आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें उन संरचनाओं का अध्ययन है जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इसके 2 मुख्य भाग हैं, हिस्टोलॉजी, जो ऊतकों यानी टिश्यूज का अध्ययन है। ऊतकों का? हाँ, ऊतकों का। और दूसरा है साइटोलॉजी, जो कोशिकाओं यानी सेल्स का अध्ययन है। अच्छा, तो बड़ी स्तर से लेकर बिल्कुल सूक्ष्म स्तर तक का अध्ययन होता है। और क्या तरीका है? दूसरा तरीका इस आधार पर है कि हम जीवित शरीर का अध्ययन कर रहे हैं या मृत शरीर का, या फिर विकास कैसे हो रहा है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक है कैडावरिक एनाटॉमी। ये मृत और संरक्षित शरीरों यानी कैडावर्स का अध्ययन है। मेडिकल शिक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर है लिविंग एनाटॉमी। इसमें जीवित व्यक्तियों में संरचनाओं का अध्ययन होता है। ये छूकर महसूस करने जैसी सिंपल तकनीक से भी हो सकता है, जिसे पैल्पेशन कहते हैं। या फिर एंडोस्कोपी, मतलब शरीर में कैमरा डालकर देखना, या फिर इमेजिंग तकनीकें जैसे एक्सरे, MRI, इसे इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं। आजकल तो इमेजिंग बहुत कॉमन है। बिल्कुल। फिर है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये निषेचन से लेकर वयस्क होने तक संरचनाओं का विकास कैसे होता है इसका अध्ययन है। इसी का एक हिस्सा है एम्ब्रियोलॉजी, जो गर्भाधारण के शुरुआती 8 हफ्तों पर केंद्रित है। और स्रोत में एक अप्लाइड एनाटॉमी का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अप्लाइड या क्लिनिकल एनाटॉमी, ये असल में शारीरिक ज्ञान का चिकित्सा और सर्जरी में प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। मतलब डॉक्टर किसी बीमारी का पता लगाने या ऑपरेशन करने के लिए एनाटॉमी के ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं।
इसी से जुड़ी एक और शाखा है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, जो बीमारी के कारण संरचनाओं में जो बदलाव आ जाते हैं उनका अध्ययन करती है। वाह, ये तो वाकई दिखाता है कि एनाटॉमी कितनी कितनी फैली हुई है। सिर्फ अंगों के नाम याद करना नहीं है ये, बल्कि उन्हें अलग अलग पैमानों पर देखना, उनके विकास को समझना और चिकित्सा में उनका उपयोग कैसे होता है, ये सब इसमें शामिल है। बिल्कुल, संरचना को इतने तरीकों से समझने से ही उसकी पूरी तस्वीर बनती है और तभी हम उसके कार्य को भी बेहतर समझ पाते हैं। और जैसे एनाटॉमी की इतनी शाखाएं हैं, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि वैसे ही फिजियोलॉजी की भी होंगी, जो शरीर के अलग अलग कार्यों पर फोकस करती होंगी। हाँ, सही अंदाजा है आपका। फिजियोलॉजी की शाखाएं अक्सर शरीर के प्रणालियों यानी सिस्टम से जुड़ी होती हैं, क्योंकि काम तो सिस्टम के लेवल पर ही होता है ना। कुछ मुख्य उदाहरण जो स्रोतों में दिए गए हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, ये दिल और खून की नलियों के काम का अध्ययन है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, वगैरह। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ये सांस लेने की प्रणाली के काम का अध्ययन है। हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। रीनल फिजियोलॉजी, ये गुर्दों यानी किडनीज के काम का अध्ययन है। खून कैसे साफ होता है, बेकार चीजें कैसे हटाई जाती हैं, शरीर में पानी का संतुलन कैसे बना रहता है। अच्छा, गुर्दों का काम भी इसमें आता है। हाँ, फिर एंडोक्रिनोलॉजी है, जो हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम का अध्ययन करती है। ये ग्रंथियां शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी दूसरी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। इम्यूनोलॉजी है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के काम का अध्ययन है, शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है। और एक और ज़रूरी शाखा है पैथोफिजियोलॉजी। ये बीमारी या चोट लगने पर शरीर के सामान्य कामकाज में जो गड़बड़ी आ जाती है, उसका अध्ययन है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कोई बीमारी शरीर पर कैसे असर डालती है। तो ये शाखाएं हमें बताती हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम काम कैसे करते हैं, और अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनमें क्या गड़बड़ी हो सकती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये वाकई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सही कहा आपने। संरचना के बिना कार्य नहीं हो सकता और कार्य ही संरचना को आकार देता है, उसे बनाए रखता है। दोनों को साथ में समझना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोतों में है, एनाटॉमिकल शब्दावली। शरीर के हिस्सों, दिशाओं और स्थितियों का वर्णन करने के लिए एक खास भाषा का इस्तेमाल होता है। स्रोत बताते हैं कि इसे मानकीकृत करने की, मतलब स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत महसूस हुई। हाँ। और 1895 में बेसल, स्विट्जरलैंड में बेसल नोमियाना एनाटोमिका (BNA) नाम से लगभग 5000 शब्दों की एक लिस्ट स्वीकृत की गई। ये स्टैंडर्डाइजेशन इतना जरूरी क्यों था? आप सोचिए, अगर दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक एक ही हड्डी या एक ही अंग के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल कर रहे होते, हाँ, बड़ी गड़बड़ हो जाती। या ऊपर और नीचे का मतलब हर किसी के लिए अलग होता, तो कितनी कंफ्यूजन होती, खासकर जब किसी की जान बचाने की बात हो। इसीलिए एक मानक और एक यूनिवर्सल भाषा की जरूरत थी। BNA इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे, जैसे हर भाग का केवल एक ही नाम होगा। अच्छा। नाम लैटिन में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लैटिन एक स्थिर भाषा थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब उसे स्वीकृति मिली हुई थी। शब्द छोटे और सरल रखे जाएंगे, संबंधित शब्द एक जैसे होंगे और विशेषण जो है वो विपरीतार्थक जोड़ों में होंगे, जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर। लैटिन वाली बात तो दिलचस्प है। तो ये सिर्फ स्पष्टता के लिए नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के सटीक लेन देन के लिए भी था, ताकि कोई कहीं भी कोई मेडिकल टेक्स्ट पढ़े या किसी दूसरे देश के डॉक्टर से बात करे तो वो समझ जाएं कि हाँ, इसी संरचना की बात हो रही है। बिल्कुल। इसने चिकित्सा शिक्षा, रिसर्च और प्रैक्टिस में सच में क्रांति ला दी। आज भी जो शब्दावली हम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं शुरुआती कोशिशों पर आधारित है। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव और विस्तार होता रहा है। इसी मानकीकृत भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एनाटॉमिकल पोजीशन या शारीरिक स्थिति। शरीर का वर्णन करते समय एक मानक संदर्भ बिंदु क्यों जरूरी है, और ये पोजीशन है क्या असल में? ये इसलिए बेहद जरूरी है ताकि दिशा बताने वाले जो शब्द हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, उनका एक फिक्स्ड मतलब हो। एनाटॉमिकल पोजीशन एक मानक मुद्रा है। व्यक्ति सीधा खड़ा है, चेहरा सामने देख रहा है, हाथ बगल में है, हथेलियां आगे की ओर है, यानी अंगूठे बाहर की तरफ, और पैर सीधे और एक साथ हैं। जब भी हम एनाटॉमी में दिशाओं की बात करते हैं, हम इसी पोजीशन को रेफरेंस मानकर चलते हैं, भले ही असल में वो व्यक्ति लेटा हो या बैठा हो।
अच्छा, तो ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट मोड है जिसके हिसाब से सारी दिशाएं तय होती हैं। स्रोत कुछ और पोजीशंस का भी जिक्र करते हैं जो चिकित्सा में आम है। हाँ, 2-3 और पोजीशंस हैं जो जानना उपयोगी है। एक है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, इसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटा होता है, चेहरा ऊपर की ओर। ये सर्जरी या आराम की सामान्य स्थिति है। ठीक है। दूसरी है प्रोन पोजीशन, इसमें व्यक्ति पेट के बल लेटा होता है, चेहरा नीचे की ओर। कुछ खास तरह की सर्जरी या मेडिकल प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरी है लिथोटमी पोजीशन, इसमें व्यक्ति पीठ के बल लेटा होता है लेकिन पैर ऊपर उठाकर विशेष सहारे, जिन्हें स्टिरप्स कहते हैं, उनमें रखे जाते हैं। इससे कूल्हे और घुटने मुड़े होते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर प्रसव के दौरान और कुछ स्त्री रोग संबंधी या मूत्र संबंधी जांच और सर्जरी में इस्तेमाल होती है। इन पोजीशंस को समझना खास तौर पर चिकित्सा के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं काल्पनिक प्लेन्स या तलों पर। स्रोत बताते हैं कि शरीर को समझने के लिए वैज्ञानिक उसे कुछ काल्पनिक तलों से काटते हुए देखते हैं। ये क्या है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये प्लेन या तल हमें शरीर की त्रिआयामी यानी 3D संरचना को समझने में मदद करते हैं और साथ ही शरीर के अंदर के अंगों का स्थान बेहतर ढंग से बताने में मदद करते हैं। आप सोचिए, जैसे हम किसी फल को अलग-अलग दिशाओं से काट कर देखते हैं, अंदर क्या है? अच्छा, काटने वाले प्लेन्स की तरह। हाँ, एक तरह से 3 मुख्य प्लेन हैं। पहला फ्रंटल प्लेन या इसे कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ये शरीर को आगे एंटीरियर या वेंट्रल और पीछे पोस्टीरियर या डोर्सल हिस्सों में बांटता है। जैसे शरीर को साइड से देखें तो एक शीट बीच से गुजर रही हो। ठीक है, आगे और पीछे। दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन, ये शरीर को ऊपरी सुपीरियर और निचले इंफीरियर हिस्सों में बांटता है। जैसे शरीर को कमर से आर पार काटा गया हो। सीटी स्कैन की जो तस्वीरें होती हैं वो अक्सर इसी प्लेन में होती हैं। हाँ, वो गोल गोल स्लाइस जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। और तीसरा है सैजिटल प्लेन, ये शरीर को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है। अगर ये प्लेन बिल्कुल बीच से गुजरता है और शरीर को बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है तो उसे मीडियन सैजिटल प्लेन या मिड सैजिटल प्लेन कहते हैं। अगर ये बीच से थोड़ा हटकर होता है तो उसे पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं। अच्छा, ये प्लेन समझने के बाद तो वो दिशा बताने वाले शब्द शायद ज्यादा आसान हो जाएंगे। स्रोत कई दिशात्मक शब्दों यानी डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में बताते हैं। आपने कहा था ये शब्द हमेशा जोड़ों में आते हैं और एनाटॉमिकल पोजीशन के सापेक्ष होते हैं। चलिए कुछ मुख्य जोड़ों को उदाहरणों के साथ समझते हैं। जरूर, ये शब्द लोकेशन बताने के लिए एकदम अनिवार्य है। पहला जोड़ा सुपीरियर इंफीरियर। सुपीरियर यानी सिर की ओर या ऊपर। उदाहरण के लिए स्रोत कहता है हृदय यानी दिल यकृत यानी लिवर से सुपीरियर है, मतलब दिल जिगर के ऊपर है। ठीक। और इंफीरियर यानी सिर से दूर या नीचे। उदाहरण पेट यानी स्टमक फेफड़ों यानी लंग्स से इंफीरियर है, मतलब पेट फेफड़ों के नीचे है। ऊपर और नीचे, समझ गया। दूसरा जोड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर यानी शरीर के सामने की ओर, इसे वेंट्रल भी कहते हैं। उदाहरण स्टर्नम जो छाती की हड्डी है वो हृदय से एंटीरियर है, यानी स्टर्नम दिल के सामने है। सामने। हाँ, और पोस्टीरियर यानी शरीर के पीछे की ओर, इसे डोर्सल भी कहते हैं। उदाहरण एसोफेगस जो भोजन नली है वो ट्रैकिया यानी श्वास नली से पोस्टीरियर है, यानी भोजन नली श्वास नली के पीछे है। सामने और पीछे। ठीक है। तीसरा जोड़ा मीडियल लैटरल। मीडियल यानी शरीर की मध्य रेखा जो शरीर को दाएं बाएं बांटती है, उसके पास। उदाहरण अल्ना हड्डी जो बाह में छोटी उंगली की तरफ होती है वो रेडियस हड्डी जो अंगूठे की तरफ होती है उससे मीडियल है, क्योंकि अल्ना मिड लाइन के ज्यादा पास है, बीच की तरफ। ऊपर नीचे आगे पीछे बीच किनारे। स्रोत 2 और महत्वपूर्ण जोड़ों का जिक्र करते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल और सुपरफिशियल डीप। ये थोड़े अलग लगते हैं। हाँ, प्रॉक्सिमल और डिस्टल ये आमतौर पर अंगों यानी हाथ पैरों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके जुड़ाव बिंदु के हिसाब से। प्रॉक्सिमल मतलब अंग के मुख्य शरीर यानी धड़ से जुड़ाव बिंदु के करीब या किसी संरचना की उत्पत्ति के करीब। उदाहरण ह्यूमरस जो ऊपरी बाह की हड्डी है वो रेडियस से प्रॉक्सिमल है, क्योंकि ह्यूमरस कंधे के पास है, यानी धड़ के ज्यादा करीब है। अच्छा, निकट। हाँ, जुड़ाव के निकट। और डिस्टल मतलब जुड़ाव बिंदु से दूर
या उत्पत्ति से दूर। उदाहरण, उंगलियों की हड्डियां फेलेंजिस वो कलाई की हड्डियों कार्पल से डिस्टल हैं, क्योंकि उंगलियां कलाई से ज्यादा दूर हैं धड़ से। ठीक है, दूर। तो ये निकट और दूर जैसा है, लेकिन सिर्फ अंगों के जुड़ाव के संदर्भ में। और सुपरफिशियल डीप। ये सतह से दूरी बताते हैं। सुपरफिशियल मतलब शरीर की सतह के पास। उदाहरण, पसलियां रिब्स फेफड़ों के सुपरफिशियल हैं, मतलब पसलियां फेफड़ों के ऊपर हैं सतह की तरफ। त्वचा तो सबसे सुपरफिशियल है, सतह के पास। और डीप मतलब शरीर की सतह से दूर, अंदर की ओर। उदाहरण, पसलियां छाती के त्वचा के डीप हैं, मतलब पसलियां त्वचा के नीचे हैं, अंदर की तरफ। हड्डियां मांसपेशियों से डीप होती हैं। अंदर की ओर। समझ गया। तो ये सभी शब्द, पोजीशन, प्लेन और ये दिशात्मक शब्द, ये सब मिलके एक ऐसी सटीक भाषा बनाते हैं जिससे शरीर की जो जटिल संरचना है उसका साफ साफ वर्णन किया जा सके। ये भ्रम से बचने और प्रभावी संचार के लिए बहुत जरूरी है, खासकर मेडिकल फील्ड में। बिल्कुल। और ये भाषा सीखना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पढ़ाई का एक बुनियादी, एक फंडामेंटल हिस्सा है। संक्षेप में कहें, आज हमने एनाटॉमी यानी संरचना और फिजियोलॉजी यानी कार्य की मूल बातों को समझा। हमने देखा कि इनके अध्ययन के कितने अलग अलग तरीके और शाखाएं हैं, और ये भी जाना कि शरीर का वर्णन करने के लिए एक मानकीकृत सटीक भाषा, जिसमें एनाटॉमिकल पोजीशन, प्लेन्स और दिशात्मक शब्द शामिल हैं, वो कितनी जरूरी है। हाँ, और ये बुनियादी अवधारणाएं ही हैं जो आगे की जो जटिल बातें हैं उनको समझने का आधार बनती हैं। चाहे वो किसी बीमारी का अध्ययन हो, या नई दवाओं का विकास हो, या सर्जरी की तकनीकें हों, इन सब की नींव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की गहरी समझ पर ही टिकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि शरीर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। संरचना और कार्य हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी एक हिस्से में बदलाव पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ने को मन कर रहा है। सोचिए, अगर हमारे पूर्वजों ने शरीर का वर्णन करने के लिए ये मानकीकृत भाषा विकसित नहीं की होती, तो आज चिकित्सा विज्ञान कहाँ होता। ज्ञान का सटीक रूप से संचय और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण कैसे संभव हो पाता। ये हमें याद दिलाता है कि भाषा, खासकर वैज्ञानिक भाषा, सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि वो ज्ञान के निर्माण और प्रगति का एक अनिवार्य, एक जरूरी उपकरण है।